हेलो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे करके। तो हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का प्रकरण 1 सामान्य परिचय। और इसके जो पहले क्लास में हुआ था उसमें अ, ए, प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम संस्करण का वक्तव्य पढ़ा था, जो हमारी पहली क्लास हो चुका है। और आज हम देखते हैं आदिकाल का प्रकरण 1 सामान्य परिचय, जिसमें हम शुरू करते हैं। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य समझा जाता था। मतलब प्राकृत के अंतिम अवस्था कब से कब तक माना गया है। यहाँ पर बोल रहे प्राकृत के अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया है। ठीक है। जो दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था, यहाँ पर स्पष्ट किया है शुक्ल जी ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है कि राजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक, मतलब संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय माना जाता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती, मतलब जनश्रुतियों के अनुसार इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है। संवत 710 से 10 में भोज और पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। मतलब 710 से में भोज के पूर्व राजा मान के समय सभासद पुष्य नामक शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। शिव सिंह सेंगर जी का शिव सिंह सरोज है, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है, शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 बरस के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म नीति श्रृंगारवीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण कवि जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। राजाश्रित या चारण कवि उसे कहते हैं जो राजाओं के घरों में जाकर उनके वीरता का गुणगान करते हैं, उसी को यहाँ पर राजाश्रित और चारण कवि कहा है। और मतलब उन्हीं के आश्रय में रहकर उनके युद्धों का वर्णन करना, उनके बारे में
जैसे कि अभी के समय में तारीफ बोलते हैं वैसे ही करके बड़ाई करना और उनके बारे में लिखना, यही क्या है, राजाश्रित और चारण कवि हैं। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि शुक्ल जी ने कि यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिससे हम लक्ष्य करके वीर गाथा काल का है, मतलब वीरों के गाथाओं का वर्णन करना वीर गाथा। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास है, हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय इसकी रचनाएं मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत ही अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में पाई गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनमें कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। तो यहाँ पर मतलब उस समय जो अपभ्रंश भाषा प्रचलित था वो घिस घिस कर क्या अवहट, और उसी से धीरे धीरे वो अभी जो हम वर्तमान में हिंदी बोलते हैं उसके शुद्ध रूप में आया। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदि काल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो यहाँ पर एक सारंगधर हम्मीर नाम का एक कवि हुए हैं जो कुछ राजाओं के परंपरा में उन्होंने लिखा है 14वीं शताब्दी के मध्य में। तो इसको हम देखते हैं पंक्तियों को। चलिए वीर हम्मीर पाए भर मेड़ी कंपई दिग्मग मड़ह अंधार धूलि सुरह आगच्छाई ही। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे इसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। खुसरो एक प्रसिद्ध कवि हैं जो हिंदी के सर्वप्रथम खड़ी बोली के प्रतिपादक माने जाते हैं। उस समय हिंदी में ये रहते थे। उनके पहेलियाँ और मुकरियाँ यह है। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिजावई भाषा दुहु नहीं गग दुजन हासा। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी उतर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। ये कबीर की वाणी है। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। तो यहाँ पर मैं जो हाईलाइट किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
विद्यापति जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन अजम्पो अवट्ठा। ये अक्सर विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जैसे कि यहाँ मैं इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद अर्थात देसी भाषा बोलचाल की सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से विभिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। अब इधर आ जाते हैं दोस्तों, आदिकाल का प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। यहाँ से आदिकाल के प्रकरण 2 का अपभ्रंश काव्य शुरू होता है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा ने नीति श्रृंगार वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध आचार्य धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। मतलब जब तक जो भाषा थी वो बोलचाल की भाषा हो रहा था, उसके बाद वो कुछ कुछ रूप में साहित्य उस भाषा में लिखने लगा, तो यह क्या हो गया, अपभ्रंश शब्द में के व्यवहार में आने लगा, मतलब प्रत्येक लोगों के जुबान पर आने लगा, ठीक है। अपभ्रंश भाषा जो थी क्या थी, कुछ बोलचाल की भाषा, उसके बाद उसमें साहित्य रचना हुआ तो ये प्रत्येक लोगों के लिए प्रिय भाषा होने लगा। भरत मुनि ने विक्रम की 3री शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। किसने अपभ्रंश भाषा को लोक भाषा, अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा किसने कहा? तो यहाँ पर भरत मुनि ने, ये यहाँ से याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का नाम उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम किसके समय मिलता है, याद रखना दोस्तों, पहले बल्भी के राजा अपभ्रंश नाम पहले बल्भी के राजा धारसेन के शिलालेख में, ठीक है, यहाँ से, जिसमें उसने अपने पुराने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों कवि कहा, ठीक है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद भामा ने विक्रम संवत सती के भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषक कवियों का भी उल्लेख किया है। तो एक संस्कृत के कवि हैं बाण भट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखा है, ठीक है ना। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी में प्रचलन होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते रहे हैं। संवत 990 में
देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। तो देवसेन का यहाँ पर जो जन्म सन है उसको अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 990 में देवसेन नामक जैन का मतलब उसका समय कब से कब तक, तो 990, ठीक है ना। उन्होंने श्रावकाचार, देवसेन का एक पुस्तक का नाम है, प्रसिद्ध पुस्तक है श्रावकाचार। ये श्रावकाचार देवसेन का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है श्रावकाचार। एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, किस भाषा में बनाई थी ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखना दोहों में बनाई, जिसकी भाषा अपभ्रंश अधिक प्रचलित रूप रही, यही से पूछा जाएगा अक्सर। दोहों में बनाई थी जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप में हुए। जैसे कुछ पंक्तियां हैं श्रावकाचार के देवसेन का। जो जीर्ण सासण भाषयऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालाई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। ये उसके प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसको याद रखना दोस्तों। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव प्रयास नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था। इसके और ग्रंथों का नाम है यहाँ से दब द्रव्य, दब पया और सहाव और प्रयास। किसने बनाया था? देवसेन ने। किस कैसी भाषा में, कैसी ग्रंथ है? दोहों का ग्रंथ, दोहों में बनाया था, दोहों में, ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद जन कवियों की हाँ, जिसका पीछे माइल धवल ने गाथा या साहित्य प्राकृत में रूपांतरण किया। तो इसका रूपांतरण किसने किया था? तो ये माइल धवल ने किया था गाथा साहित्य के रूप में, ठीक है। जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, जसहर चरियु, राय कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। तो देवसेन की और रचनाएं जैसे कि जसहर चरियु, योगसार, राय कुमार चरियु आदि चरित्र काव्य आख्यान काव्य के लिए अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब पुष्पदंत, अब पुष्पदंत का समय माना गया है यहाँ पर संवत 1029 पुष्पदंत का समय माना गया है। आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में इसके दो ग्रंथ है, आदि पुराण और उत्तर पुराण पुष्पदंत का, जो चौपाइयों में है, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। उसी काल के आसपास जसहर चरियु, और उसी काल के आसपास किसने, इसने जसहर चरियु नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था, और एक यशधर चरित्र जो कि चौपाई में भी था, जो क्या था, चौपाई में था, ये भी चौपाइयों में था, चौपाइयों में रचा गया था। पुष्पदंत का उत्तर आदि पुराण और उत्तर पुराण जो चौपाइयों में है, और उसी काल की एक जसहर चरियु जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर यशधर चरियु, यहाँ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये यशधर चरित्र, यशधर चरित्र जो कैसी है, चौपाइयों में है। उसके बाद आ जाइए, इनकी पंक्तियाँ तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चौपाई दोहों की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल विलास चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला रहा था। तो यहाँ पर सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ उल्लेख होने जा रहा है, जो बौद्ध धर्म से विकृत होकर क्या एक संप्रदाय में बढ़ गया, जो वज्रयान संप्रदाय था, जो उस समय के पूर्वी भागों में प्रचलित था, पूर्वी भागों में, ठीक है ना। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार मतलब संसर्ग करना, वामाचार मतलब संसर्ग करना अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर
बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे और क्या कहलाते थे? सिद्ध कहलाते थे। और सिद्धों की संख्या यहाँ पर है 84। इन्हीं में हुए जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। तो सिद्धों की संख्या अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, कितनी थी? 84 सिद्ध थे। ठीक है, जिनका परंपरागत स्मरण अब जनता। तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी, एक कवि का नाम उल्लेख हुआ है राजशेखर, जिसकी एक रचना है कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया। इस प्रकार जनता पर इन सिद्धियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी में पाया जाता है। तो सिद्धियों का समय काल कब से माना जाता है? विक्रम की 10वीं शताब्दी तक पाया जाता है। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा, तो कौन कौन विश्वविद्यालय में? यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। और बख्तियार नामक खिलजी ने इन दो स्थानों को उजाड़कर तितर बितर कर दिया। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से तितर बितर हो गए। और सिद्ध लोगों के जो प्रसिद्ध अड्डा कौन सा था? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला, इनके प्रसिद्ध अड्डा था। और बख्तियार नामक एक खिलजी थे, उन्होंने यहाँ की जो किताबें थी, जो भी थी, उसको आग लगा दिया। तब से कहाँ चले गए? तितर बितर हो गए। बहुत से वोट अन्य देशों को चले गए। यहाँ पर कुछ 84 सिद्धों के नाम हैं जो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ। अक्सर ये लोग अपने पीछे में पाला गाया करते थे। कोई चाहे उसको एक मतलब प्रसिद्धि के रूप में जोड़कर नाम लिया जाता था, जैसे कि हैलू हिपा, लीलापा, विरूपा, डुबिम्पा, सबरीपा, सहरपा। ये सहरपा बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। काकलिपा, मीनापा, गोरछपा, चौरंगीपा, वीड़ापा, शांतिप्पा, ततिम्पा, चमरीपा, खंडप्पा, नागार्जुन, कन्हप्पा, कर्णरीपा, थगनपा, नारोपा, शिलापा, तिलोपा, अंजनगंपा, छात्रपा, भद्रपा। तो यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट उसी को बताया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद में कुछ यहाँ पर योगिनी भी थी, जिसमें स्त्रियां भी शामिल थी, जिसमें मणिभद्रपा योगिनी है, कनकलपा योगिनी और लक्ष्मीकरा योगिनी। जो पूछ लिए जाते हैं कि 84 सिद्धों में स्त्रियों की संख्या कितनी थी या फिर उनके कौन कौन से नाम है करके। यहाँ पर लिखा है कि आधार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्व पर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयन शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह महापंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान व दोहा नाम से निकाला है।
मतलब सिद्धियों की जो रचनाओं का संग्रह किसने किया था? महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने। किस नाम से? तो बौद्ध गान या दोहा नाम से निकाला। कि कौन से अक्षर में? बांग्ला अक्षरों में। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल शास्त्रोत्यायन, उनके पीछे कौन आया? त्रिपिटकाचार्य और राहुल शास्त्रोत्यायन ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सारी रचनाएं, सिद्धों में सबसे पुराने किसने माना है? सिद्धों में सबसे पुरानी किसे माना गया है? सहरपा या सरोज नाम से जो व्यक्ति थे उसको माना है, जिनका काल विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम की 690 विक्रम की 690 निश्चित किया है। तो किसने किया? विनय तोष भट्टाचार्य ने। तो इसे इसे ही सर्वप्रथम कवि माना गया है राहुल शास्त्रोत्यायन जी ने, सहरपा को। ठीक है ना। यहाँ पर उसके प्रसिद्ध पंक्तियाँ दी गई हैं जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। इसको हम दूसरे दिन देखेंगे, इन पंक्तियों को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर क्लास बहुत अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इस कंटेंट का PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। और बहुत सारे मेरे पास सामग्री हैं, उसको मैं भेज दूँगा। धन्यवाद।